अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी आखिरी शब। किस्मत की चौखट से ठुकराए वक्त की नोकीली मौजों और मायूसी की ढलवान ने अजमल को आमिल नासिर बंगाली की दहलीज पर पहुंचा दिया। आमिल नासिर बंगाली गुज़िश्ता कई सालों से बांग्लादेश के बदनाम ज़माना जंगल सुंदरबन में चिल्लाकशी करता रहता था और उसने चंद ऐसे मंत्रों पर अबूर हासिल कर लिया जिसकी बदौलत वो लोगों की आंखों में झांक कर उनके जायज़ व नाजायज़ काम कर दिया करता। यही वजह थी कि जब से वो पाकिस्तान के इस गुंजानाबाद और बारौनक शहर में गैर कानूनी तौर से आया था, लोगों की अच्छी खासी भीड़ उसके गिर्द जमा रहती, जिनमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों तबकों के लोग होते। बगल में दबाया हुआ कागजों का पलंदा एक तरफ रखकर अजमल भी दूसरे लोगों की तरह अपनी बारी का इंतजार करता रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे भी आमिल बाबा के खास कमरे में जाने की इजाजत मिल गई। आमिल बाबा को देखकर अजमल को अपनी सोच बदलना पड़ी। 30 साल फरबा वजूद, स्याह लंबे कंधों तक फैले बाल, घनी दाढ़ी और आंखों में चमक देखकर उसे अकीदत सी हो चली थी। वो उनके सामने आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि आमिल बाबा ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर आंखें बंद करके हाथ में पकड़ी हुई स्याह मोटे दानों वाली तस्बीह से दाने गिराने लगा। अजमल हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद आमिल बाबा ने आंखें खोलकर उसे घूरा। हमको सब पता चल गया है, तुम इधर किस लिए आया है। अगर नौकरी अच्छी मिलेगी तो लौड़की भी अच्छी मिल जाएगी, मगर ये सब बहुत मुश्किल से मिलता है, कुछ कष्ट करने पड़ते हैं। आपको मेरे हालात के बारे में कैसे पता चला? अजमल वाकई दंग और शशतर रह गया। हमारा नाम नौसर बंगाली है। हम तो 7 समुंदर पार की बातें बता सकते हैं, ये तो कुछ नहीं। अब बोलो, जो हम कहेगा करेगा, फिर नौकरी और लड़की दोनों मिल जाएगी। आमिल बंगाली ने घनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। अजमल ने फौरन आमिल के पांव पकड़ लिए और कहा, वो नौकरी के हसूल के लिए कुछ भी कर सकता है, हर बात मान सकता है। तो समझो हो गया तुम्हारा काम। कल 12 बजे के बाद आ जा, हम तुमको बताएगा क्या काम करना है। अजमल ने बड़ी अकीदतमंदी से आमिल के पैर छुए और वहां से उठकर आ गया। घर पहुंचकर भी उसका ध्यान आमिल बाबा की तरफ रहा। वो कई सालों से डिग्रियां उठाए नगर नगर धक्के खा रहा था, मगर नाकामी थी कि उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। कोई उसकी डिग्रियां पढ़ना तो दूर, देखना भी गवारा नहीं करता था। इस दौरान उसकी माँ ने उसका रिश्ता चलाने की कोशिश की, मगर नौकरी ना होने की सूरत में सब उसे छोड़ जाते। घर वाले तकरीबन अब उससे उकता से गए थे। उनका इरादा बन रहा था उसे किसी खलीजी मुल्क भेज दिया जाए, मगर अजमल भी इस जिद पर डटा रहा, नौकरी हासिल करके ही छोड़ेगा। आमिल नासिर बंगाली से मिलकर उसके दिल में ढारस बंध गई कि अब नौकरी का मसला तो जरूर हल हो जाएगा। वो आमिल के एक इशारे पर उसका कोई भी काम करेगा। अगले दिन वह मुकर्रर वक्त पर आस्ताने पर मौजूद था। वो फाइल भी जिसके अंदर उसकी डिग्रियां और सर्टिफिकेट वगैरह थे, ये सोचकर साथ ले आया। हो सकता है आमिल बाबा किसी को दिखाकर उसे नौकरी दिलवा दें, लेकिन आज आस्ताने पर कोई भी साइल या जरूरतमंद नजर नहीं आ रहा था। शायद आमिल बाबा आज छुट्टी पर हैं, अजमल ने सोचा। मगर आमिल बाबा अपने खास कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने अजमल को पीछे आने का इशारा किया और खुद अपनी खास नशिस्त पर जाकर बैठ गए। अजमल जाकर उनके कदमों में बैठ गया, फिर हाथ चूम कर बोला, क्या आज आस्ताने में छुट्टी है? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारे काम के लिए सबकी छुट्टी है। हमको तुम पर तरस आ गया। हिसाब लगाकर देखा तो किसी रुकावट का पता चल रहा है, अब उसे दूर करना है। अजमल ने दोबारा पांव पकड़े और सादतमंदी से उनकी तरफ देखने लगा। अब हमारी बात गौर से सुनो। यहाँ से पूरब की तरफ शाह जोलानी का दरबार है, जिसके साथ मस्जिद है। तुमको ये पोटली मस्जिद के अंदर रखकर आना होगी। इधर तुम पोटली रख कर आएगा, उधर तुम्हारा काम हो जाएगा। नौकरी और लड़की दोनों भाग कर आएंगे। आमिल बंगाली ने एक स्याह पोटली उसको थमा दी, जिसका मुंह स्याह डोरी से बंधा हुआ था। अजमल को पोटली काफी वजनी लगी। वो उलट पलट कर देखने लगा। ये खेलने की चीज नहीं, अगर इसे वहां रखने में देर करेगा तो याद रखना पछताएगा। अब तुम जल्दी जा और इसे ठीक जगह पर रखना, वरना नुकसान तुम्हें होगा। आमिल ने आखिरी बात पर धमकी दी और अजमल पोटली उठाए जल्दी से बाहर आ गया। पीर शाह जेलानी का दरबार वो कई बार देख चुका था, जो शहर से बाहर एक ऊंचे टीले पर बना था। उससे मुल्हिक एक छोटी सी मस्जिद थी, जो कि जिन्नों वाली मस्जिद के नाम से मशहूर थी। दरबार और मस्जिद का दाखिली दरवाजा एक ही था और नीचे से ऊपर तक 50 के करीब सीढ़ियां थीं। इन सीढ़ियों के दोनों तरफ लोहे की आड़ लगी हुई थी, ताकि लोगों को वहां आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। गो कि ये जगह आमिल के आस्ताने से कुछ ही फासले पर थी, इसलिए अजमल को पैदल ही इस तरफ जाना पड़ा। अपने दिमाग में मुख्तलिफ सोचें लिए वो तेज तेज कदम उठाता हुआ मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। एक बात उसने जल्द ही महसूस कर ली थी,
पोटली का वजन ज्यादा होता जा रहा था। पहले तो उसका मन चाहा इस पोटली को खोलकर देखे तो सही इसमें क्या है, मगर एक तो उसका मुंह बहुत मजबूती से बंधा हुआ था और दूसरा आमिल बंगाली के डर से उसको जुर्रत न हो रही थी। हाँ, पोटली दबाने से उसे लिजी सी जरूर महसूस हुई। सीढ़ियों के पास पहुंचकर पोटली दुगनी भारी हो गई। उसने अभी पहली ही सीढ़ी पर कदम रखा था कि उसके कानों में सरगोशी हुई, अगर खैरियत चाहते हो तो इस पोटली को वापस ले जा, वरना बहुत नुकसान उठाओगे। उसने अपने कानों का वहम समझा और सीढ़ियों पर पांव धरना शुरू कर दिए। एक बार फिर उसके कानों में वही आवाज पड़ी। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर दूसरे लोग अपने ध्यान से आ जा रहे थे, कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। इसके बाद उसने 2 या 3 सीढ़ियां अबूर की थीं कि उसके कानों में मुसलसल सरगोशियां गूंजने लगीं। अब उसका मन चाह रहा था वो फौरन वापस पलट जाए। एक तो पोटली का वजन इस कदर बढ़ चुका था कि उसके नातवा कंधे बुरी तरह मुतासिर हो रहे थे, और दूसरा वो पुरस्रार सरगोशियां मुसलसल उसका दिमाग चाट रही थीं। एक पल को वो रुक भी गया, सरगोशियां भी रुक गईं और पोटली का वजन भी कम होने लगा। लेकिन नौकरी की जिल्लत और घर के बुरे हालात ने उसे ऊपर चढ़ने पर मजबूर कर ही दिया। अभी वो आधी सीढ़ियों पर पहुंचा था कि पोटली का वजन नागुजीर हो गया, जिससे उसके वजूद में दर्द के साथ कपकपी भी तारी होने लगी। फिर अचानक ही उसे किसी ने धक्का दे दिया। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसी लम्हे पोटली उसके हाथों से निकलकर नीचे आ गिरी और एक अजीब सी आवाज के साथ फट गई। यकायक उसमें से स्याह धुआं निकलने लगा। वहां पर मौजूद लोग इस मंजर की तरफ मरकूज हो गए। कुछ की नजरें अजमल से होती हुई उस फटने वाली पोटली पर जाकर अजमल पर अटक गईं। फिर अचानक ही उस धुएं से ऐसी बदबू फैलने लगी कि लोगों को अपना सांस लेना दुश्वार होने लगा। लोगों ने अपने नाक ढांपना शुरू कर दिए। अजमल हालात की नजाकत समझ गया कि मसला खराब हो चुका है, लिहाजा लोगों की नजरों से खुद को बचाता हुआ नीचे आ गया और फिर उसने आस्ताने की तरफ दौड़ लगा दी। आमिल बंगाली के पास पहुंचकर उसने दम लिया। फिर उखड़ी उखड़ी सांसों और फूले हुए सांस के साथ उसने वो सारी कहानी सुना दी जो हालात उसके साथ पेश आए थे। सत्यानाश कर दिया सारे काम का, तुम दफा हो जाओ यहां से। आमिल उस पर आग बबूला हो गया। अजमल गिड़गिड़ाकर उसके पैरों में बैठ गया और मिन्नत समाजत करने लगा कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। वो बस किसी अनदेखी ताकत ने उसे धक्का दिया और पोटली उसके हाथ से नीचे गिर गई। साथ वजन भी इस कदर ज्यादा हो गया था कि उठाया नहीं जा रहा था। उसकी मिन्नत समाजत देखकर आमिल का दिल पिघल गया। फिर कुछ देर के बाद बोला, तुम फिक्र मत करो, हमको पता है ये किसकी शरारत है। अब उस बदजात को कैद करना ही पड़ेगा। कौन था और कैद किसे करना पड़ेगा? अजमल उसकी बात ठीक तरह से समझ ना सका। तुमको एक चिल्ला काटना पड़ेगा, फिर तुमको पता चलेगा कौन था। आमिल मायने खेज अंदाज में बोला, तो क्या इससे मेरा काम हो जाएगा? और ये चिल्ला कैसे काटना पड़ेगा? अजमल ने दोबारा पूछा। कोई चांद की आखिरी तारीख है, हम दोनों को एक साथ 10 रातों तक एक चिल्ला काटना पड़ेगा, फिर तुम्हारे रुके हुए सब काम हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये चिल्ला काटने के लिए तैयार हूँ, अजमल जल्दी से बोला। इसके लिए कुछ लाना पड़ेगा, फिर ये चिल्ला होगा। आमिल ने उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखा। आप मुझे चीजों के बारे में बताएं, मैं ले आता हूँ। अजमल के जहन में था कोई बाजारी चीजें होंगी जिन्हें वो चुटकी बजा कर ले आएगा। पहला काम थोड़ा मुश्किल है, किसी महिला की कब्र खोदकर उसके बाल काट कर लाना होंगे। आमिल के चेहरे पर शैतानी संजीदगी छा गई। कब्र खोदकर? और ये महिला क्या होता है? कब्र का नाम सुनकर अजमल डर गया और महिला का लफ्ज उसके लिए बिल्कुल नया था। महिला का मतलब लड़की। कोई भी लड़की की कब्र खोदकर उसके बाल काट कर ले आओ। आसपास वाले कब्रिस्तान में मैंने सुबह एक लड़की का जनाजा देखा था। रात को जाओ और उसके बाल ले आओ। आमिल की बात सुनकर अजमल सोच में पड़ गया। किसी की कब्र खोदना तो दूर, वो तो आज तक दिन के वक्त भी कब्रिस्तान से नहीं गुजरा था, मगर अब ये खतरनाक काम भी उसे करना ही था। नौकरी पाने के लिए अगर आमिल उसे किसी कुएं में छलांग लगाने को कहता, वो छलांग भी लगा देता। अगर किसी मुर्दे के बाल काटने से उसे नौकरी मिल जाती है तो वह जरूर काट कर लाएगा। रात का अंधेरा फैलते ही उसने कुदाल और कैंची ली और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान शहर से बाहर होने की वजह से तमाम रास्ते वीरान और सुनसान पड़े हुए थे। हद्दे निगाह तक कोई भी जीरू दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान से चांद गायब था, जिसकी वजह से गहरी तारीकी फैली हुई थी। एक दरमियाने साइज की टॉर्च उसके हाथ में थी, जिसकी रोशनी में वो फूंक फूंक कर कदम उठाता जा रहा था। कभी कभी वो रुक कर अतराफ में देख लेता, कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, मगर इस तरफ किसी इंसान तो क्या किसी जानवर की भी आने की तवक्को नहीं थी। कुछ ही देर बाद वो कब्रिस्तान के बड़े दाखिली दरवाजों के करीब पहुंच गया। उसकी सोच के बरक्स सलाखों वाले गेट पर कोई ताला वगैरह ना लगा था, सिर्फ अंदर से ही किसी ने हल्की सी कुंडी लगाई हुई थी। उसने कपकपाते हाथों से दरवाजे को हाथ लगाया तो वो एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट के साथ
खुलता चला गया। अंधेरे में डूबा कब्रिस्तान देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कब्रें और लातादाद कद्देआवर दरख्त उसे भूतों की मानंद दिखाई दे रहे थे। उसने धड़कते दिल के साथ अंदर पांव रखा और कुछ आगे जाकर वो इधर उधर देखने लगा। यकायक उसे ऐसा लगा जैसे हवा का तेज झोंका उसके पास से गुजरा हो। खौफ की एक सर्द लहर उसके वजूद में सरायत कर गई और वो चारों तरफ सर घुमाकर उस झोंके को देखने की नाकाम कोशिश करने लगा। उसी लम्हे उसकी नजर एक तरफ एक झोंपड़ी पर पड़ी जिसका मध्यम हुलिया नजर आ रहा था। उसने सोचा जरूर ये गोरकन की झोंपड़ी है। अगर उसने कब्र खोदते देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, लिहाजा पहले उससे ही निपट लेना चाहिए। वो टॉर्च की रोशनी बुझाकर उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। झोंपड़ी के करीब जाकर उसने यकदम टॉर्च रोशन की और उसकी रोशनी झोंपड़ी के अंदर फेंकने लगा, मगर झोंपड़ी अंदर से खाली थी। इसका मतलब था गोरकन रात को यहाँ ठहरता नहीं, या फिर आज वो छुट्टी पर है। वह झोंपड़ी से हटकर उस कब्र की तरफ बढ़ने लगा जिसकी निशानदेही आमिल बंगाली कर चुका था। कब्रों के बीचों बीच टॉर्च की रोशनी में वो एक कब्र की तरफ बढ़ रहा था। उसके पैरों के नीचे आते सूखे पत्तों से अजीब आवाज उठ रही थी। जल्द ही वह उस कब्र के पास पहुंच गया। कब्र पर गुलाब के फूल ताजा पड़े हुए थे। इसका मतलब था मरने वाला 1-2 रोज कबल ही मरा है। एक बार फिर आसपास देखकर उसने टॉर्च एक तरफ रखी और धड़कते दिल से कुदाल से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। चूंकि कब्र की मिट्टी ताज़ा थी इसलिए आसानी से हटती चली गई। कुछ देर बाद उसने सारी मिट्टी हटा दी। फिर उसको स्लैबें भी नजर आ गईं। उसी कुदाल से स्लैबें हटाकर जब उसकी नज़र सफ़ेद कफन में लिपटी मुर्दा औरत पर पड़ी तो खौफ की एक सर्द लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ने लगी। कपकपी तारी होने के साथ उसके माथे पर पसीने के कतरे भी नमूदार होना शुरू हो गए। उसका दहशत से लबरेज दिल नहीं चाह रहा था वो कब्र में उतरकर इस औरत के बाल काट कर लाए, मगर नौकरी का हसूल और आमिल से नाराजगी का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, क्योंकि एक बार की गलती आमिल बर्दाश्त कर चुका था। हो सकता है वो मजीद कोई गलती बर्दाश्त ना करे। लिहाजा यही सोचकर उसने दिल को मजबूत किया और कब्र में उतर गया। कांपते हाथों से उसने कैंची पकड़ी और सर की तरफ से कफन काटने लगा। कफन काटते हुए भी उसका निजाम तनफ्फुस उथल पुथल हो रहा था। कफन काटने के बाद उसे औरत के बाल नजर आए। जितने बाल उसकी मुट्ठी में आ सकते थे कैंची के एक ही वार से उसने काट डाले। फिर कैंची वहीं कब्र में ही फेंक कर उसने लंबी जस्त लगाई और कब्र से निकलकर वापसी की तरफ दौड़ लगा दी। टॉर्च को वो उठाना नहीं भूला, मगर कुदाल वहीं छोड़ाया। कब्रिस्तान से लेकर आमिल के आस्थाने तक तकरीबन उसने भागते हुए सफर काटा। आमिल बंगाली को जब उसने बाल दिखाए तो हैरानगी से उसकी आंखें पथरा गईं। साथ ही उनमें शैतानी चमक भी पैदा हो गई। उसने कई उर्दू के टूटे फूटे लफ्जों में अजमल की तारीफ कर डाली। फिर उसे कुछ मजीद चीजें लिख कर दी कि वो फौरन बाजार से ले आए। अगले दिन अजमल वह सब चीजें ले आया, जिनमें शराब की 2 खाली बोतलें बगैर ढक्कनों के, काले बकरों के खून से लबालब भरी एक अलग बोतल और एक मिट्टी की स्याह हंडिया, जिसके अंदर आमिल ने उस मुर्दा औरत के बाल रखकर उसका मुंह काले कपड़े से बांध दिया। इसके अलावा कुछ बड़ी बड़ी मोमबत्तियां और अगरबत्तियां भी थीं। फिर रात को उन्होंने आस्ताने के सेन में सफ़ेद चूने से एक दायरा खींचा और उस दायरे की गोलाई पर तमाम मोमबत्तियां रोशन कर दी। एक एक मोमबत्ती के साथ एक एक अगरबत्ती भी सुलगा दी। इसके बाद दोनों आमने सामने आलती पालती मारकर बैठ गए। शराब की एक एक खाली बोतल उन्होंने अपने अपने आगे रख ली। दरमियान में कुछ वक्फा रखकर मिट्टी की हंडिया और खून से भरी बोतल भी रख दी। हंडिया और खून वाली बोतल के साथ भी उन्होंने कुछ मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जला दी। आमिल ने एक मंत्र अजमल को अजबर करवा दिया, जो दोनों ने मुसलसल 10 रातों तक इसी दायरे के अंदर आमने सामने बैठकर पढ़ना था। हर दफा मंत्र मुकम्मल होते ही आमने सामने रखी शराब की खाली बोतलों पर फूंक मारना थी। 10वीं शब को जब उनका मंत्र चिल्ला मुकम्मल हो जाता तो दोनों ने खून का एक एक घूंट भरकर बाकी का हंडिया का मुंह खोलकर उसमें डाल देना था। इसके बाद आमिल की दस्तरस में कोई बड़ी कुव्वत आ जाती और अजमल के सारे काम हो जाते। इसके बाद मुसलसल 9 रातों तक वो एक ही मंत्र बुलंद आवाज में पढ़कर उन खाली बोतलों में फूंकते रहे। अजमल को पहले तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा था, मगर बाद में उसे भी दिलचस्पी सी होने लगी। आज चिल्ले की आखिरी शब थी। अजमल इस बात पर खुश था, उसे वह सब मिल जाएगा जिसके लिए वो मुसलसल 9 रातें चिल्ला करता रहा है। बड़ी नौकरी और एक खूबसूरत लड़की से शादी, जिंदगी ऐश ऐश में गुजरने वाली है। और आमिल नासिर बंगाली इस सोच में मगन था। जिस कुव्वत को बड़े से बड़ा आमिल भी ना पा सका, आज इस नौजवान की वजह से वो बड़ी कुव्वत उसके कब्जे में आने वाली है, जिसके बलबूते पर वो इतना कुछ कर सकता है कि किसी की सोच भी वहां तक नहीं जा सकती।
अभी मंत्र पढ़ते पढ़ते आधी शब ही गुजरी थी कि दायरे से बाहर हवा शाएं शाएं चलने लगी। अजमल हैरान था कि इतनी तेज हवा चलने के बावजूद भी मोमबत्तियां ठीक हालत में जल रही हैं। फिर अचानक ही रात का सीना चीरती हुई एक भयानक चीख सुनाई दी कि अजमल का दिल दहल गया। उसने दहशत ज़दा आंखों से आमिर की तरफ देखा, जो गर्दन घुमा घुमा कर किसी नादीदा वजूद को देखने की कोशिश कर रहा था। ओ बदजात, तुम्हारी हमको डराने की जुर्रत कैसे हुई? आमिर बुलंद आवाज में बोला और एकदम खड़ा हो गया। यकायक एक तड़ाक की आवाज उभरी। किसी अनदेखी कुव्वत ने आमिर के चेहरे पर भरपूर थप्पड़ बरसा दिया। आमिर चकराकर खून वाली बोतल पर जा गिरा। उसके स्याह कपड़े खून में लथपथ हो गए और वो दर्द से कराहने लगा। कुछ देर बाद किसी ने उसे ऊपर उठा लिया। हमको बचा, हमको बचा, आमिर बुलंद आवाज में चिल्लाने लगा, क्योंकि हवा में मौलिक उसका वजूद चक्कर खाने लगा था। अजमल खड़ा होकर खजां रसीदा पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। आमिर को एक दो चक्कर देने के बाद उस नादीदा कुव्वत ने हंडिया और बोतलों पर फेंक दिया। ओ बदबख्त इंसान, एक काफिर शख्स की झूठी बातों में आकर खुदा के घर को पलीद करने की कोशिश करता है। अजमल के कानों में एक मर्दाना रोबदार आवाज पड़ी। वो मजीद दहशत से कांपने लगा। साथ ही एक जन्नाटेदार तमांचा अजमल के रुखसार पर पड़ा। वो चकराकर आमिर के पैरों में गिर गया। फिर आखिरी शब की आखिरी घड़ी में मुर्दा आमिर के साथ अजमल का बेहोश वजूद भी पड़ा था, जिनका खून बकरे के खून में शामिल होकर धीरे धीरे एक तरफ से रख रहा था। क़यामत खेज रोज की तरह आज भी 10 बजे अकील साहब के घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। तमाम अफराद अपने अपने कमरों में थे। वो भी अपने कमरे में बेड पर मुंह फुलाए बैठी थी, सो जाब। नौशी ने लैंप ऑफ किया तो रही से ही रोशनी भी गायब हो गई। कमरा मुकम्मल तारीकी में डूब गया। मुझे नहीं सोना, महरो चिढ़कर बोली। फिर तन फन करती वो उठी और जूते उड़स कर बाहर निकल गई। दरवाज़ा स्त्री से बंद करके वो सीढ़ियों की तरफ लपकी। कदम पर कदम जमाते इंतहाई एहतियात से जीने चढ़ने लगी। छत पर पहुंचकर उसने सुकून का सांस लिया। शदीद सर्दी के बायस आसमान पर धुंध का राज था। तारे छुप गए थे और चांद भी नजर न आता था। मौसम के मिजाज से आशना महरू कमरे से निकलते वक्त शॉल साथ ले आई, जो अब उसके कंधों पर फैलकर निचले धड़ को छुपाने का काम बखूबी अंजाम दे रही थी। ताहम सर्दी उसे अभी भी लग रही थी। उसने गहरी सांस हवा में खारिज की तो मुंह से निकलता धुआं फिजा में गायब हो गया। अल किस्सा वो दीवार पर चढ़कर गिरदो नवा में झांकने लगी। आसपास के घरों में बरकी रोशनियां जल रही थीं और एक उसका अपना घर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। सब जाग रही हैं, कोई भी इस वक्त नहीं सोता। और एक ये घर, नींद ना आए तब भी सो जाओ। मारे उकताहट के वो बुड़बुड़ाने लगी। क्या हो रहा है ये? इस आवाज पर वो उछली तो धड़ाम से नीचे आ गिरी। पीछे खड़ी नौशी पेट पर हाथ रखे हंस हंस कर लौटपौट हो गई। नौशी की बच्ची, रुक जरा बताती हूँ तुझे। वह चप्पल उतारे उसके पीछे भागने लगी। उसे निशाने पर रखकर उसने जैसे ही चप्पल उछाली तो वो उड़ती हुई किसी के सर पर जा लगी। हाय अल्लाह, मर गया। नौशी झुक गई थी और महरू के गिरने की आवाज पर चौंक कर छत पर आता फवाद आखिरी सीढ़ी पर सर पकड़कर बैठ गया। हाय, कौन मर गया? महरू धड़ धड़ करते दिल के साथ उसके करीब आकर रुकी। फवाद, नौशी ने हवास बागता खड़ी महरू से कहा। फवाद ने दोनों को घूरा। कहाँ मरा है, जिंदा तो है? बेवकूफ सी महरू उसकी बात समझे बिना ही बोली। जिंदा तो हूं लेकिन ठीक नहीं हूं। मेरा सर तोड़ दिया तुमने आप ही। अभी जाके अम्मी को बताता हूं। उसे नीचे जाता देखकर नौशी ने उसे कॉलर से पकड़ा। अम्मी सो रही हैं इस वक्त, उसने दांत पीसे। हाँ तो बता के आता हूं ना कि तुम दोनों जाग रही हो। उसका जोश कम होने में ना आ रहा था, इसीलिए बदन को मुख्तलिफ अंदाज में झटके देकर कॉलर छुड़वाने की कोशिश करने लगा। अच्छा, हम जाग रही हैं और तुम तो जैसे सो रही हो। नौशी ने भवें उचकाई तो वो ठहर सा गया और चौंक कर उसे देखा। चुपचाप अपने कमरे में जाओ, समझे? नौशी ने शहादत की उंगली दिखाकर तंबी की। कॉलर छोड़ो। उसके चेहरे के तासुरात बिगड़े हुए थे। वह सख्त खफा लगता था। कॉलर छोड़ते ही वो 9-2-11 हो गया। उसे जाता देखकर वो दोनों बातें बिगाड़ने लगी। टाइम काफी ज्यादा हो गया था तो नौशी भी जमाइयां लेने लगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चली सोने। नौशी उठ खड़ी हुई। हाँ ठीक है, जाओ। महरू चिढ़कर बोली। तुम भी चलो मेरे साथ। जी नहीं, मैं अभी नींद से बेहोश नहीं हो रही। उसने नाक चढ़ाई। मरो यहीं। वो उसकी कमर में एक धमोका जड़कर भागते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। अकील साहब के घर कुल 10 अफराद रहते थे। अकील साहब और उनकी बीवी कौसर बेगम के 5 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा जावेद, जो कि शादीशुदा था। बीवी का नाम मारिया था और उनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी गुड़िया और छोटा बेटा आलियान। इसके बाद नौशीन का नंबर आता, जो पढ़ाई से फारिग हो चुकी थी।
और अब उसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। फिर महरीन थी जिसका शुमार इंतहाई कामचोर और बातूनी किस्म की लड़कियों में होता। महरीन के बाद फवाद था जिसका काम सारा दिन बहनों की हरकतों और चीज़ों पर नजर रखना था। सबसे छोटी अमरीन थी जो हमा वक्त कौसर बेगम के साथ चिपकी रहती। 9 साल की हो चुकी थी मगर अभी भी अम्मी की गोद में सोती थी। बहरहाल अब रात के 2 बजे का वक्त था और इस वक्त सभी अपने अपने कमरों में ख्वाबी खरगोश के मजे ले रहे थे, सिवाय महरीन, नौशीन और फवाद के। हाय, मुझे भूख लग रही है। ये भी क्या तमाशा है कि पेट को किसी पल चैन नहीं। वक्त की तमीज के बगैर आधी रात को भी खाने को मांगता है। महरू अपने पेट को पकड़े शुरू हो गई। देखूं जाकर किचन में, शायद कुछ मिल जाए खाने को। वो मुंह बसौरते उठी। इस वक्त नौशी किचन में फ्रिज खोले पानी पी रही थी। फवाद बिस्तर में दुबका चॉकलेट खा रहा था। बाकी सब नींद की पुरसुकून वादियों में उतरे हुए थे। यकायक आसमान पर गहरे स्याह बादल छा गए। इतनी जोर से आंधी आई कि छत पर खड़ी महरू के लिए अपना आप संभालना मुश्किल हो गया। तेज चिंगाड़ती हुई हवा से शॉल उड़कर दूर जा गिरी। उसके बाल और कपड़े बुरी तरह उड़ रहे थे और सर्दी जैसे हड्डियों में घुसती जा रही थी। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? वो अपने डोलते हुए बदन को संभालने की कोशिश कर रही थी कि उसने आसमान की जानिब निगाह दौड़ाई मगर कुछ नजर ना आ सका, क्योंकि हवा इतनी तेज थी कि कुछ देखने से पहले ही आंखें चुंधिया गईं और उनसे पानी बहने लगा। सर्दी के बायस उसका बदन हौले हौले लरज रहा था। पता नहीं वो क्या था, एक झुंड सा था बादलों का या फिर कुछ और जो उसके सर पर मंडला रहा था। उसे देखकर वो हवास भागता हो गई और वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागी। उसे एक शोर सा अपने पीछे सुनाई दे रहा था, कुछ गोल गोल घूमते हुए एक गर्दाब की शक्ल इख्तियार कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके गिर्द बहुत सारे लोग थे जो आपस में बातें कर रहे थे। वो फुर्ती से 2-4 सीढ़ियां उतर आई। उसके साथ और भी बहुत से लोग सीढ़ियां उतर रहे थे और उससे आगे निकल गए। नौशी पानी पीकर किचन से निकली तो सीधी अपने कमरे की तरफ आई। नींद से बुरा हाल हो रहा था उसका। ये लड़की तो मुझे पागल लगती है। छत की तरफ देखकर बुड़बुड़ाते हुए उसने जो ही कमरे का दरवाजा खोला, अंदर से एक अजनबी औरत निकली। वो बहुत भद्दी और जरूरत से ज्यादा मोटी थी। उसे देखकर वो डर गई। ओ हेलो, कौन है आप और मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? जन्नाटेदार थप्पड़ ने उसे खामोश करवा दिया। एक पल में उसका नाजुक सा गाल सूज गया और शायद कान का पर्दा भी फट गया। वो हमन्नक बनी उसे देखती रही और फिर वहीं गिरकर बेहोश हो गई। वो औरत अब वहां से जा चुकी थी। उफ, ये सीढ़ियां खत्म क्यों नहीं हो रही? महरू थकने लगी। उसे महसूस हुआ बहुत से लोग धम धम करते उसके पास से गुजर रहे थे मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक किसी ने पीछे से उसे जोर से धक्का मारा और वो सीढ़ियों पर लुढ़कती चली गई। फवाद चॉकलेट खत्म करने के बाद किचन में पानी पीने आया। फ्रिज खोला तो वो खाली था। हाय, सारा सामान कहाँ गया? वो हक्का बक्का कभी फ्रिज को बंद करता तो कभी खोलता। आखिर कहाँ जा सकता था सारा सामान? वो अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि फ्रिज से खून बहने लगा। सुरख गाढ़ा इंसानी खून देखकर वो हवास भागता सा मुड़ा और भागने की कोशिश में किसी शय से टकराकर जमीन बोस हो गया। किसी ने खींचकर उसे किचन से बाहर ला पटका और दरवाजा आहिस्तगी से बंद कर दिया। अमरीन की आंख खुली तो महरीन और नौशीन दोनों कमरे में नहीं थी। रात अचानक से उसे शौक चढ़ा था बड़ी बहनों के साथ सोने का, वरना वो तो कौसर बेगम और अकील साहब के कमरे में सोया करती थी। उसे हैरत हुई कि रात के इस पहर वो दोनों कहाँ चली गई थी। वो उठकर बाथरूम में घुस गई। वॉश बेसिन पर झुकी वो हाथ धो रही थी कि अचानक नल से पानी की बजाय खून आने लगा। वो दीवार पर चिस्पा आईने में अपना अक्स देख रही थी, इसलिए अभी तक अनजान थी। जब उसने हाथ पहुंचे तो सफेद तौलिया पल भर में लाल हो गया। ये खून कहाँ से आया? उसने अपने कांपते हाथों का जायजा लिया जो खून से रंगीन थे। चीखते हुए तौलिया फेंका और दोबारा बाथरूम में घुस गई। वॉश बेसिन में ताज़ा खून गिरा हुआ था। नल जो कि ठीक से बंद नहीं किया गया था, उसमें से कतरा कतरा खून टपक रहा था। उसका दिमाग सोचने समझने की सलाहियत खोने लगा। टांगों ने मजीद उसका बोझ सहारने से इनकार कर दिया तो वो वहीं ढह गई। पानी की शदीद प्यास ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया। कौसर बेगम उठकर बैठते हुए आंखों को मसलती नींद भगाने की कोशिश करने लगी। बेड के साइड टेबल पर देखा तो खाली जग उनका मुंह चढ़ा रहा था। जग उठाकर पांव में चप्पल उड़सते हुए वो बाहर निकल आई। किचन का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने 100 बार खटखटाया मगर अंदर से जवाब नदारद। कौन हो सकता है अंदर? उन्होंने उलझ कर सोचा। फिर किचन की खिड़की की तरफ आई जो खुली हुई थी। उन्होंने झांक कर देखा तो अंदर घुप अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। वो पीछे हटने को थी कि किसी ने जोर से खिड़की का दरवाजा बंद कर दिया, जो उनकी पेशानी से लगकर उन्हें बाहर धकेल गया। माथे से खून की लकीरें निकलकर उनके चेहरे पर फैल गईं।
सर चकराने लगा और बेजान होते हाथों से जग छूटकर फर्श से टकराते ही कई टुकड़ों में बट गया। इस छन्नाकेदार आवाज पर जहां अकील साहब की आंख खुल गई, वहीं मारिया भी अपने कमरे में हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। अकील साहब कमरे से बाहर निकले तो लाउंज में उन्होंने जो मंजर देखा उसने उनके हवास मख्तल कर दिए। उनका दिमाग भग से उड़ गया। चंद मुख्तलिफ उम्र के अफराद सोफों पर विराजमान थे, जिनमें कुछ औरतें और मर्द शामिल थे। सबके हाथों में चाय के कप थे, जिनमें चाय की बजाय खून था। वो बड़े मजे से चुस्कियां भरते हुए उसे अपने अंदर उंडेल रहे थे। इस गैर इंसानी मंजर को बराह रास्त देखने पर उनके सीने में दर्द की एक शदीद लहर उठी और वो दिल के मुकाम पर हाथ रखे बैठते चले गए। जावेद, जावेद उठे ना। मारी अपने शौहर को मुसलसल झिंझोड़ रही थी, मगर मजाल है जो वो टस से मस हुआ हो। दर हकीकत वो इस वक्त तन्हा बाहर नहीं निकलती थी। हत्ता कि रात को किचन से पानी लेने भी जावेद ही जाया करता। बहरहाल उसे गधे घोड़े बेचकर सोता पाकर वो खुद ही डरते डरते उठकर बाहर आई, ये देखने के लिए कि कैसी आवाज थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, जावेद ने करवट बदली और उसकी नींद उड़ गई। वो बौखलाकर उठ बैठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे जगाना चाहा हो, मगर वो नींद में ऐसा गर्क था कि समझ नहीं पाया। आंखों को रगड़ते हुए उसने लैंप जलाया तो सामने का मंजर देखकर उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। सामने खिड़की खुली थी और सर्द ठिठुरती तुंदो तेज हवाएं कमरे में घुसती जा रही थीं। वो इस बात से बेनियाज खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ी थी। ना जाने इतने अंधेरे में वो उस पार किसे तलाश कर रही थी। मारिया, खिड़की बंद करो, बच्चों को सर्दी लग जाएगी। बेड पर लेटे दो नन्हे इज्साम को तशवीश से देखते हुए उसने मारिया से कहा। वो हनूज खड़ी रही। मारिया, आर यू ओके? वो मुतफिक्र सा उठकर उसके एन पीछे आन खड़ा हुआ, मगर वो टस से मस न हुई। शायद अनसुनी कर रही थी या फिर सुन ही नहीं रही थी। मारिया, उसने बेचैनी से पुकारते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कमरे में दिल खराश चीख गूंजी तो वो दहल कर मुड़ा। बेड पर लेटा आलियान जोर जोर से रोने लगा, जबकि गुड़िया गायब थी। उसने भागकर आलियान को अपनी बाहों में समेट लिया। मारिया, उसने खिड़की की तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। खिड़की बंद थी। मारिया, गुड़िया, उन्हें आवाजें देते हुए वो बाहर निकलना चाह रहा था, मगर दरवाजा बाहर से बंद हो गया। यकलख्त उसका दम घुटने लगा। मारिया को लॉन से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। चुनाचे वो लॉन में आ गई, मगर वहां कुछ नहीं था। वो वापस पलटने ही लगी थी कि उसने सुना, मम्मा। उसके कदम ठिठके। वो मुड़ी तो सामने गुड़िया खड़ी मुस्कुरा रही थी। गुड़िया? वो हक्का बक्का रह गई। वो जब कमरे से निकली थी तो वो गहरी नींद में थी। अब यहाँ उससे पहले कैसे आ सकती थी, वो भी इतनी चाको चौबंद? आप यहाँ कैसे? वो बेयकीन थी। मम्मा, हम सब यहाँ खेल रहे हैं। वो हंसती खिलखिलाती हुई दूर भाग गई। कौन सब? वो उसके पीछे भागी। उसने देखा कि वहां कुछ दूर बच्चों का टोला खड़ा हुआ है। वैसे ये लॉन इतना वसी कैसे हो गया? वो हैरत से बेहोश होने को थी। उसका दिमाग साए साए करने लगा। घर में सिर्फ वही थी खेलने वाली, तो वो बाकी सब कौन थे और इस वक्त कहां से आ गए थे? जब उन बच्चों का खेल देखा तो वो अंदर से लरस गई। वो सब अपनी गर्दन से सर अलग करते किसी फुटबॉल की तरह एक दूसरे की तरफ उछाल रहे थे। जिसके पास आता वो उसे कैच करके अपनी गर्दन से जोड़ देता और सब बच्चे कहके लगाने लगते। फिर वो दोबारा सर को अलग करता, किसी और के पास फेंक देता और यूं वो खेल जारियो सारी था। मारिया के लिए सांस लेना दुश्वार हो गया था। उसका रंग उड़ गया और वो ऐसे हो गई गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। निखरी निखरी सुबह तुलू हुई। सैयद बिलाल अली शाह साहब के आस्थाने पर भी सूरज निकल आया था। वो अशराक पढ़कर अभी फारिग हुए थे कि अकबर वहां चलाया। आओ अकबर, तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था। अकबर ने झुककर सलाम पेश किया। अकीदत से उनके हाथ चूम लिए। उन्होंने सलाम का जवाब देने के बाद बैठने का इशारा किया। खैरियत थी हजूर? वो उनके पास टिकते हुए बोला। हूँ, अकील याद आ रहा है, दिल में बेचैनी सी है। उनका लहजा सुकून से खाली था। आप हुक्म दें तो अभी उन्हें फोन करके बुला लेता हूँ। उसने जल्दी से अपनी जेब टटोलकर बटनों वाला मोबाइल निकाला। नहीं, उन्होंने हाथ के इशारे से रोका। मैं खुद उसके पास जाना चाहता हूँ, उन्होंने फैसला सुनाया। जैसे आपकी मर्जी। अकबर ताबेदारी से खड़ा हुआ। शाह साहब बाहर निकले तो वो भी उनकी तकलीद में बाहर चला आया। तहम शाह साहब के लब कुछ पढ़ रहे थे और चेहरे पर बेसुकूनी और किसी गहरी सोच का अक्स नजर आता था। अकील साहब का घर ऐसे था जैसे बरसों से यहाँ कोई ना आया हो। चार सू अजीब सी वीरानी बुक्कल मारी बैठी थी। सैयद बिलाल अली शाह साहब और उनका गुलाम अकबर घर में दाखिल हुए तो यहाँ की उजड़ी हालत देखकर जहाँ अकबर हक्का बक्का रह गया, वहीं शाह साहब के तासुरात सर्द हुए। उनका चेहरा स्पाट था।
शायद 19 बात की पहले ही से खबर थी। लॉन में ही मारिया का जिस्म होशो हवा से बेगाना पड़ा था। वो दोनों वहीं रुक गए। ये पानी इस बच्ची पर डालो, शाह साहब ने जेब से पानी की बोतल निकालकर अकबर को देते हुए कहा। अकबर ने मारिया के मुंह पर पानी के चंद कतरे गिराए और साथ ही उसे पुकारने लगा। उसने आंखें खोल दी। शाह साहब उस दरख्त की तरफ बढ़े जिसके नीचे गुड़िया लेटी थी। उन्होंने पानी गुड़िया पर डाला तो वो भी उठ बैठी। शाह साहब आप? मारिया के होश ठिकाने आए तो हैरत और मुसरत के मिले जुले तासुरात लिए वो उनसे मुखातिब हुई। क्या हुआ था रात को? दुपट्टे से सर लपेटती मारिया ठिठकी। रात को? वो जेरे लब बुड़बुड़ाई। वो उसे जैसे ही रात का मंजर याद आया वो उछल पड़ी। खौफ से आंखें फैल गईं और लफ्ज साथ छोड़ गए। इतने में अकबर कुछ फासले पर गिरी गुड़िया को होश मिला चुका था। शाह साहब ने मारिया के सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और अंदर की तरफ बढ़ गए। तमाम घर वाले बेहोश थे। किचन की खिड़की के पास कौसर बेगम, किचन के दरवाजे के पास फवाद और लाउंज में सोफे के पास अकील साहब पड़े थे। कौसर बेगम की पेशानी पर चोट आई थी और अकील साहब को दिल का दौरा पड़ा था। शाह साहब के कहने पर अकबर अकील साहब को फौरन हॉस्पिटल ले गया। सीढ़ियों के पास महरीन, कमरे के बाहर नौशीन और कमरे के अंदर बाथरूम में अम्बरीन मिले थे। मारिया उन तीनों पर पानी गिराकर उन्हें होश में लाई। जावेद अपने कमरे में दरवाजे के पास बेसुध पड़ा था। उसकी गोद में नन्ना आलियान भी था। घर के तमाम अफराद अपने हवासों में लौटते ही लाउंज में जमा हो गए। अकील साहब के बारे में जानकर सभी हॉस्पिटल चले गए। सबका रो रो कर बुरा हाल था। आखिरकार जिंदगी और मौत की जंग में अकील साहब ने मौत को शिकस्त देकर आंखें खोल दी थीं। सब अल्लाह के हजूर सजदा रेज होने के बाद तहे दिल से शाह साहब के शुक्रगुजार थे जो किसी फरिश्ते की मानिंद उनकी मदद को पहुंच गए थे। जिन्नात का पूरा कुंबा वहां से गुजर रहा था। वो सब मुसाफिर थे और किसी पनाहगाह की तलाश में थे। रात गुजारने और पेट पूजा करने के लिए ये घर ठीक लगा तो वो लोग अकील साहब की छत पर उतर आए। मुसलसल सफर के बायस थक गए थे और भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए उनका मकसद सिर्फ यहाँ रात बसर करना था। बेशक इंसानी मखलूक नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो किसी तूफान की तरह छत पर उतरे थे। महरू उन्हें देख नहीं सकती थी, मगर किसी अनहोनी के एहसास ने उसे डरा दिया। वो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। जिन्नात के बच्चे बड़ों के मना करने के बावजूद उधम मचाते हुए धड़ाधड़ सीढ़ियां उतर रहे थे। जब भी किसी शरारती बच्चे ने पीछे से ठोकर मारी और वह तवाज़ुन बरकरार ना रखते हुए मुंह के बल जा गिरी। सबका भूख से बुरा हाल था, इसीलिए मुलाजमा ने फौरन जाकर फ्रिज पर हल्ला बोल दिया। वो तो खाली हो गया, मगर उनकी भूख ना मिटी। मिटती भी कैसे? वो इंसानी खाना जिन्नात नहीं बल्कि इंसान खाते थे। तभी उनके लिए मरगूब गिज़ा यानी ताज़ा इंसानी खून और गोश्त का इंतज़ाम किया जा रहा था। पूरे घर में एक खास बदबू थी जिसे वो खाना तैयार होने की खुशबू समझ रहे थे। मर्द और औरतें लाउंज में बैठे खाना खाने के इंतजार में गप्पे हाँक रहे थे। उनमें बैठी एक मोटी भद्दी औरत जो नींद से ऊँग रही थी उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर जाकर मालूम हुआ कि कोई इंसान सो रहा था। दरअसल वहां अम्बरीन सो रही थी। इंसान को तंग करने का मूड बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो वापस मुड़ गई। कमरे से बाहर निकली तो अचानक एक लड़की सामने आ गई जो बिगड़े तेवरों से उसे घूरते हुए कहने लगी, ओ हेलो, कौन है आप और मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? उसकी बात सुनते उसका दिमाग खराब हो गया और खींचकर एक तमंचा उसके मुंह पर रसीद किया। फिर वो फवाद के कमरे में जा सोई। फवाद किचन में दंदनाता हुआ आया तो खाना पकाती मुलाजमा को यह नागवार गुजरा, लिहाजा उसने उसे बेहोश करने के लिए फ्रिज में खून उंडेल दिया। बेवकूफ़ इंसान पल भर में चकरा कर गिर गया। मुलाजमा ने उसे उठाकर बाहर पटक दिया। बेचारा फवाद, उसे अपने काम में खलल बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए खिड़की से अंदर झांकती हुई इंसान को नागवारी से घूरते हुए उसने खिड़की जोरदार आवाज से बंद कर दी, जो कौसर बेगम के माथे से टकराकर उन्हें जख्मी कर गई। गुड़िया की आंख खुली तो अपने करीब नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर खुश हो गई। वह सब शायद उसे जगा रहे थे, इसलिए वो उठकर उनके साथ लॉन में आ गई। वो सब एक अजीब सा खेल खेल रहे थे। गुड़िया को पहले तो डर लगा, लेकिन जब सब बच्चों ने बताया कि ये जादू है तो वह हैरान होने के बाद मुतमईन हो गई। फिर उसके छोटे से दिमाग में ये सोच पलने लगी, आखिर ये जादू से क्यों नहीं आता। मारिया कमरे से बाहर निकली तो लाउंज में बैठी उस दो शीजा ने कमरे का रुख किया। बेड पर जो दो वजूद सो रहे थे, सो उन्हें तंग किए बगैर वो खिड़की की तरफ बढ़ी। उसके पट खोले, वो आंखों में बेपनाह उदासी लिए उस पार अपने खोए हुए महबूब को महसूस करने लगी। कद्यावर खिड़की से ठिठुरती हवाएं अंदर आने लगी। इसी पल वो इंसान जाग गया और उसे अपनी बीवी समझकर उसका नाम पुकारने लगा।
वो चिढ़कर बाहर निकल आई और दरवाज़ा लॉक कर दिया कि ये सर खाने वाला इंसान बाहर ना निकल आए। जावेद का सांस सीने में अटका और वह दरवाजे से टेक लगा गया। इंसानी खून की मिकदार इस कदर थी कि वो घर के बर्तनों में पूरा नहीं आ रहा था। चुनाचे मुलाजमा ने टैंकी में रख लिया, जिससे एक जग जितना खून इमरी ने इस्तेमाल में लाकर ज़ाया कर दिया था। खाना पेश किया गया तो सबने खूब सैर होकर खाया। तभी एक मुअम्मर शख्स की आमद हुई और उनकी ग़िज़ा देखकर उसे दिल का दौरा पड़ गया। खाने से फरागत हासिल करने के बाद उन्होंने 1-2 घंटे आराम किया और सुबह नमूदार होने से कबल रवाना हो गए। मुसाफिर थे, लिहाजा अपनी मंजिल की जानिब लौट गए। सैयद बिलाल अली शाह ने सबको पानी दम करके दिया और घर के कोनों में भी तावीज़ात के कुछ नक्श रखवाए। सद शुक्र के उन लोगों ने खाने का एहतमाम खुद ही कर लिया था। यहाँ किसी को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ा। उन्होंने सब घर वालों की उलझन दूर करते हुए उन मुसाफिरों की सारी रूदात सुनाई और उनके डरे हुए दिलों को तसल्ली के चंद हरूफ बख्शे। उन्होंने मजीद कहा कि वो आराम से रह सकती हैं, अब उन्हें कोई खतरा नहीं। पूरा दिन अकील साहब और उसके घर वालों के साथ गुजारने के बाद वो वापस चले गए। रात हुई तो सबके चेहरों पर खौफ सिमट आया। यूं ही रातें गुजरती गईं और अकील साहब का खौफ कम होते हुए ना होने के बराबर रह गया। ताहम उन समेत बाकी सबके दिलों की हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। अब फवाद को रात में अगर प्यास लगती भी तो वो किचन में दंदनाता नहीं फिरता था। लाइट्स ऑफ होते ही महरू बिस्तर में घुस जाती। छत पर वो कभी भूलकर भी नहीं जाती थी। अमरीन भी अब दोबारा से कौसर बेगम के पास होती। बहनों के पास होने का सारा शौक उस एक रात में पूरा हो गया था। मारिया के लिए पानी अब भी जावेद लेने जाता था और मारिया पीछे मुख्तलिफ आयतों का विर्द करती रहती थी। उस भयानक रात की क़यामत खेजी गोया आज भी कायम थी। आज भी उन्हें वो पुरस्रार मुसाफिर याद थे जो उन्होंने देखे थे। हर आंख ने एक नया अजूबा देखा था। अकील साहब ने कभी किसी से जिक्र नहीं किया कि उन्होंने क्या देखा था, मगर बाकी लोग जब अपने साथ हुए सानहे का बताते तो सबके बदन में खून मुंजमद होने लगता। गुड़िया आज भी ये सोचकर उदास होती कि उसे वो जादू क्यों नहीं आता था, जबकि उसकी माँ मारिया को जब वो खेल याद आता तो उसकी रातों की नींद उड़ जाया करती। वो दरख्त आज भी सत्तार बाबा नहीं आए थे। अम्मी परेशान थी क्योंकि वो हमारे घर मेहमान आए हुए थे। अम्मी की एक दोस्त अपनी फैमिली के साथ आई थी। हम लोग भी अक्सर बल्कीस खान के घर जाते और अक्सर स्कूल की छुट्टियों में उनके घर 2-4 दिन रुक जाते थे। सत्तार बाबा हमारे दूध वाले थे। 2-3 दिन से वो नहीं आ रहे थे। अम्मी ने सोचा खुद जाकर दूध ले आऊंगी। हम 4 बहनों का एक ही भाई था, वो भी सबसे छोटा। लिहाजा अम्मी जाने के लिए तैयार हुई तो खाला बल्कीस ने कहा, आपा मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे नहीं बल्कीस, तुम रुको घर पर, ज्यादा दूर नहीं है, मैं अभी आई। अम्मी ने दूध का कैन उठाया, जाने लगी तो खाला बल्कीस जबरदस्ती उनके साथ हो ली। असर की नमाज पढ़कर ये लोग घर से निकले। सत्तार बाबा की बीवी ने अम्मी और खाला बल्कीस को जबरदस्ती रोक लिया। मगरिब हो गई। फिर वो लोग दूध लेकर घर से निकल गईं। अभी चंद कदम ही चली थी कि अम्मी एकदम जोर जोर से हंसने लगी। खाला बल्कीस ने अम्मी को देखा तो परेशान हो गई। अम्मी कह रही थी, बल्कीस ये नरम नरम क्या था मेरे पाँव के नीचे, देखो ना। वो रुक कर नीचे जमीन को गौर से देखने लगी। खाला बल्कीस बहुत नेक, तहज्जुद गुजार, दीनदार खातून थी। उन्होंने बहुत मजबूती से अम्मी का हाथ पकड़ लिया। अम्मी मुसलसल हंस रही थी और बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी, मेरे पाँव के नीचे ये नरम नरम क्या था, छोड़ो मुझे, मुझे देखने दो, ये क्या है। वो अपना हाथ छुड़ाकर जमीन पर बैठ जाती थी। खाला बल्कीस मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ रही थी, बा आवाज़ें बुलंद, और अपनी पूरी कुव्वत से अम्मी का हाथ पकड़ रखा था। अब अम्मी आगे बढ़ने से इनकार करने लगी कि मुझे कहाँ ले जा रही हो, छोड़ो मुझे, मैं आगे नहीं जाऊंगी। आपा घर चलें, मैं आपको घर ले जा रही हूँ। खाला बल्कीस ने जोर से कहा, नहीं नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा घर इस रास्ते पर नहीं है, इधर नहीं जाऊंगी। उस वक्त अम्मी में बड़ी ताकत आ गई थी। खाला बल्कीस अपनी पूरी ताकत से अम्मी का हाथ पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए घर के रास्ते पर जा रही थी। मगर अम्मी का बार बार रुकना, जमीन पर बैठ जाना, मुखालफत करना, 15-20 मिनट का रास्ता 2 घंटे में तय हुआ। हम बच्चे घर में परेशान हो रहे थे कि वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए। जैसे ही वो लोग घर में दाखिल हुई, हम लोगों ने हैरत और परेशानी से इनकी तरफ देखा। ना दूध का कैन। खाला बल्कीस अम्मी को जबरदस्ती तकरीबन घसीटती गुसल खाने की तरफ ले गई और तहकमाना अंदाज में बोली, आपा वुजू करें, आपा वुजू करें। अम्मी की हंसी अब रुक गई थी। हमने देखा अम्मी की गोरी कलाई कुछ एकदम सुरख हो गई थी और खाला बल्कीस की उंगलियों के निशान बन गए थे। इतनी मजबूती से उन्होंने अम्मी का हाथ पकड़ा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अम्मी की कलाई सहलाने लगी। अम्मी उस वक्त आंखें बंद किए लेटी थी। खाला बल्कीस ने उन्हें नींद की टैबलेट दी थी।
बच्चों को कमरे से बाहर भेज दिया था और खाला बिल्किस कमरे में अम्मी के पास थी। मैंने सरगोशी में खाला बिल्किस से सवाल किया, क्या हुआ था, दूध कहाँ है, अम्मी की ये हालत कैसे हुई। खाला ने इकरार में सर हिलाया, सब बताती हूँ, इधर से बाहर चलो, आपा को सोने दो, नींद इनके लिए बहुत ज़रूरी है। खाला ने सारी बात तफसील से सुनाई। बेटा दूध, उसका कैन कहाँ गए, कैसे हमारे हाथों से गिरे, हमें कुछ पता नहीं, मगर आपा ने किसी नादीदा शय के बच्चे पर पाँव रख दिया था। जिन्नात का बच्चा उनके पाँव के नीचे आ गया था। उस जगह बहुत अंधेरा था, वो जगह, और वहाँ नाले के करीब एक बहुत बड़ा दरख्त था। वो जगह मुझे आसिफ ज़दा लगी। वहाँ आपा की हालत खराब हुई। खाला बिल्किस इन बातों का थोड़ा बहुत इल्म रखती थी, मगर मेरी अम्मी तो ऐसे घराने से थी जो बहुत मशहूर और दीनदार था। मेरे नाना अब्बू मुजम्मिल शरीफ के आमिल थे। एक नाम, एक मुकाम था हिंदुस्तान में उनका। अम्मी जिस जगह घर शख्स को भी देखकर उसके बारे में कुछ कह दें, वो बिल्कुल दुरुस्त होता, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल उस दिन के बाद फिर अम्मी नॉर्मल रही। खाला बिल्किस जब घर जाने लगी तो हमें बहुत कुछ समझा गई कि ना तुम लोगों में से कोई जाना, ना आपा को कभी दूध लेने भेजना। यूं सत्तार बाबा से हमारा राब्ता ख़त्म हो गया। एक रोज़ हमारे मोहल्ले की एक खातून ने अम्मी को बताया कि आपको पता है सत्तार बाबा हमें दूध देने क्यों नहीं आ रहे। अम्मी ने लाइल्मी का इजहार किया तो उन्होंने बताया वो सख्त बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी सारी रिपोर्ट और तमाम टेस्ट बिल्कुल क्लियर हैं, डॉक्टर्स परेशान हैं, आखिर उन्हें कौन सा मर्ज है, उनके घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं। अम्मी ने चौंक कर उन्हें देखा मगर कुछ नहीं बोली और दिल में ठान लिया कि सत्तार बाबा की बीवी से मिलेंगी। उन्हें अपनी उस रोज़ की हालत याद आ गई। अगर बिल्किस मेरे साथ नहीं होती तो मैं आज घर में नहीं होती, ना जाने मेरे साथ क्या होता। उन्हें यह सोचकर झुरझुरी सी आ गई। और फिर एक रोज़ उनकी मुलाकात सत्तार बाबा की बीवी से हो ही गई। उन्होंने उनसे कुरीदा कि आखिर सत्तार बाबा कब से बीमार हैं, डॉक्टर क्या कहती हैं, कौन सी बीमारी तशखीस हुई है, वगैरह वगैरह। तब उन्होंने बताया कि एक रोज़ घरों पर दूध देकर घर आ रहे थे कि हमारे घर के पास जो नाला है वहाँ एक बहुत पुराना दरख्त है, वहाँ पर उनकी बाइक फिसल गई और वो जख्मी हो गए, मगर साथ ही उनके जहन और याददाश्त पर भी बहुत असर हुआ। डॉक्टर्स भी परेशान हैं, ताहम इलाज तो करवा रहे हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हमारी माली और जहनी हालत अबतर हो गई है। अम्मी ने कहा मैं इसी सिलसिले में आपके पास आई हूँ, मैं दूसरे रास्ते से आपके घर आई हूँ, मेरी माने तो उस रास्ते को तर्क कर दें। बेशक दूसरा रास्ता लंबा है मगर आप वहीं से आया जाया करें। मैं भी एक बार बहुत मुतासिर हुई थी। सत्तार बाबा को कोई मर्ज नहीं, वक्ती तौर पर जख्मी हुए थे, मगर आप मेरी माने तो किसी पीर बाबा से राब्ता करें। ठीक है, मैं आज ही अपने बेटे से बात करती हूँ। वो फ़ौरन मान गई। और फिर जो इंकशाफ हुआ वो ये था कि जिस रोज़ सत्तार बाबा की बाइक फिसली थी उसके नतीजे में जिन्नात की बीवी जख्मी हो गई थी और वो लोग इंतकाम की आग में पागल हो गए। उन्होंने सत्तार बाबा को हमेशा के लिए माजूर कर दिया। अब वो चलने फिरने से माजूर हो चुके थे। कभी कभी बहकी बहकी बातें करते, कभी रोते कभी हंसते, कभी लगता कहीं दर्द हो रहा है तो कराहते चीखते। उनकी चीख बहुत डरावनी होती, लगता कोई नुस्वानी आवाज़ में दर्द से रो रहा है। सत्तार बाबा का इलाज शुरू किया गया। पीर साहब ने बताया कि वो लोग बहुत गुस्से में हैं, इंतकाम की आग में जल रहे हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुकाबला बहुत सख्त है लेकिन कामयाबी हमारी होगी। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि पहले तो कोई भी इस नागहानी अजियत और आफत में मुब्तला ही ना हो, मगर ये ज़िंदगी है, यहाँ इस मखलूक का भी बसेरा है, ऐसे वाक़यात हो ही जाती हैं, लेकिन अल्लाह ऐसे लोगों की मदद के लिए ऐसे ही दीनदार और अच्छे पीर भी भेज दे। आमीन। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, मालिक व मददगार। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। सदा सलामत शादो आबाद रहें। आमीन।